गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल फर्स्ट जिसका लेसन सेकेंड स्वतंत्रता जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, इसमें हमने जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा एक हानि सिद्धांत की बात की गई है, जिसके बारे में हमने अध्ययन पूर्व की क्लास में किया था। और इसके संबंध में कुछ बातें जो रह गई थी उसे मैं पुनः एक बार आपको बताकर हानि सिद्धांत जो जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा अपना एक निबंध जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, मैं उसमें प्रभावपूर्ण तरीके से इस हानि सिद्धांत के बारे में कुछ अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। परंतु ध्यान ये रखना है कि यह हानि सिद्धांत है क्या। तो यह स्वतंत्रता के संबंध में एक इस प्रकार के तर्क जो हम देखते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है वह कब प्रतिबद्ध होनी चाहिए या कब प्रतिबद्ध, उस पर प्रतिबंध कब लगाया चाहिए, कब नहीं लगाने चाहिए, इस विषय में और अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए उसने एक सिद्धांत या एक तर्क या सिद्धांत दिया जिसका नाम है हानि सिद्धांत। अब इसमें मील के द्वारा हानि सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं, एक होते हैं स्वसंबद्ध और एक होते हैं परसंबद्ध। हम ये जानते हैं कि स्वसंबद्ध कार्य जो होते हैं वो व्यक्ति पर ही प्रभाव डालते हैं, परंतु परसंबद्ध जो भी कार्य होते हैं वो व्यक्ति के साथ साथ यानी कर्ता के साथ साथ अन्यों पर भी प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से वह हानि सिद्धांत की बात करता है। परंतु यहाँ पर यह बात किसको लेकर है? स्वतंत्रता को लेकर। हानि सिद्धांत बात किसकी करता है? स्वतंत्रता पर लगे हुए प्रतिबंधों को ही हानि सिद्धांत के रूप में कहा गया है। अब इसमें कहा क्या गया है कि जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाए तो वह कौन सी स्थिति में लगाए जाने चाहिए और किस प्रकार के प्रतिबंध होने चाहिए, जिसे ही हानि सिद्धांत के रूप में देखा गया है, इसे हानि सिद्धांत कहा गया है। अब हमने देखा कि मील द्वारा ये कहा गया कि स्वसंबद्ध कार्य होते हैं और उनके जो निर्णय होते हैं, उनके जो मामले होते हैं, उन पर बाहरी जो सत्ता होती है या बाहरी जो हस्तक्षेप होता है वह आवश्यक नहीं होता है। कौन से संबंध के कार्य के लिए? स्वसंबंधी कार्य, अर्थात व्यक्ति के वे कार्य जिसका प्रभाव उसी में पड़ता है, उस पर किसी बाहरी सत्ता या बाहरी राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। परंतु इसने हानि सिद्धांत में ये कहा कि परसंबद्ध जितने भी कार्य होते हैं, अर्थात वे कार्य जो हमारे साथ साथ अन्य पर प्रभाव डालते हैं, उन पर बाहरी प्रतिबंध या उन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वसंबद्ध कार्य पर बाहरी प्रतिबंध लगाने आवश्यक नहीं है, जबकि परसंबद्ध कार्यों पर बाहरी प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारी स्वतंत्रता होती है, जो हमारी स्वतंत्रता, ये सारी बातें हानि सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। कि किसने कहा ये सब? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उसने आगे कहा कि जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक है कि किसी को हानि होने वाली हानि जो है वह गंभीर हो, कि हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तब लगाए जाने चाहिए जब उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई गंभीर हानि हो, अर्थात उसकी स्वतंत्रता से दूसरे को बहुत गंभीर रूप से हानि हो रही है या हानि पहुंच रही है, तभी उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है या लगाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने हानि सिद्धांत में ये कहा कि छोटी मोटी अगर कोई हानि हो रही है, तो अगर छोटी मोटी किसी की स्वतंत्रता से किसी को हानि पहुंच रही है तो उस पर कानूनी प्रतिबंध न लगाकर उसे सामाजिक प्रतिबंध के रूप में, जैसे समाज से बाहर कर देना, इस प्रकार के प्रतिबंध लगानी चाहिए उसकी स्वतंत्रता पर। आए दिन हम देखते हैं कि हर स्वतंत्रता की हानि पर किसी कानूनी रूप से उसको सजा देना है, कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाना आवश्यक नहीं है। कभी-कभी अपन देखते हैं कि सामाजिक प्रतिबंध लगाकर भी उसको रोका जा सकता है, अर्थात समाज से बाहर कर देना, इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, समाज से उसको अमान्य कर देना, इस प्रकार के सुझाव हम देते हैं। किसके अंतर्गत? हानि सिद्धांत के अंतर्गत। आगे हम कहते हैं कौन मील का मानना है कि हमारे जो परसंबद्ध कार्य है, अर्थात जो दूसरों पर प्रभाव डालते हैं हमारे साथ साथ, उन कार्यों पर प्रतिबंध भी तब लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों पर या गंभीर रूप से
यह क्या लगाएंगे, निश्चित रूप से वास्तविक रूप में यह गंभीर हानि पहुंचाएंगे। अगर ऐसा लगता है तब हम कर संबंध कार्यों पर क्या लगाए, प्रतिबंध लगाए। अन्यथा इससे जो भी समाज को छोटी मोटी अगर असुविधा होती है तो उसे उसको सहन करना पड़ेगा। असुविधा को, किसकी असुविधा को, उसकी स्वतंत्रता से। क्योंकि समाज में छोटी मोटी अगर असुविधा उत्पन्न हो रही है तो उसे सहन कर लेना, उस पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाना, ऐसा उन्होंने अपने हानि सिद्धांत के अंतर्गत कहा है। आगे हानि सिद्धांत की बात करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कार्य हो या किसी की स्वतंत्रता के रूप में अगर कोई घृणित कार्य हो या कोई घृणा का प्रसार करना हो या किसी को गंभीर हानि पहुंचाए जाने वाले कार्य हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। परंतु साथ ही साथ ये भी कहते हैं हानि सिद्धांत में कि वो प्रतिबंध जो लगाए वो कठोर नहीं होने चाहिए, अर्थात लचीले होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए। क्योंकि कठोर होंगे तो स्वतंत्रता ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस प्रतिबंध को, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वह इतने कठोर ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। आगे हमारे सिद्धांत में क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में भी, भारतीय संविधान में भी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का प्रयोग किया गया है। अर्थात कहने का मतलब कि हमारे जो प्रतिबंध है वह समुचित हो। समुचित का मतलब न्यायपूर्ण हो, न्यायोचित हो, बिना अन्यायपूर्ण या अन्यायपूर्वक नहीं हो। प्रतिबंधों को हमेशा समुचित अर्थात उचित एवं न्यायपूर्ण ढंग से क्या किया जाए, तर्क की कसौटी पर कसा जाए। एक बार उसको तर्क वितर्क करके उसको जांच की जाए, इसके बाद ही वह प्रतिबंध उस स्वतंत्रता पर लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार से ये कुछ बातें हम किसके संबंध में, हानि सिद्धांत के संबंध में कह सकते हैं। और हमें लास्ट में, अंतिम रूप में हानि सिद्धांत के रूप में यही बताया गया है कि हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना है। प्रतिबंध लगने चाहिए परंतु प्रतिबंधों को आदत के रूप में विकसित नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार की ये कुछ मुख्य बातें हमें किसको समझने में सहायता प्रदान करते हैं, तो इससे हम हानि सिद्धांत जो स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता के संबंध में एक तर्क है, स्वतंत्रता के संबंध में एक जो तर्क है या स्वतंत्रता पर लगाए हुए प्रतिबंधों के बारे में जो तर्क प्रस्तुत किए वो किस रूप में किए, तो हानि सिद्धांत के रूप में किए। और इस हानि सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें यानी ये तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। और इस प्रकार से हमारा हानि सिद्धांत पूरा होता है। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि हानि सिद्धांत के बाद हम वापस पुनः देखते हैं कि हमारे सामने जब हमने स्वतंत्रता पढ़ी तब स्वतंत्रता के दो रूप देखे थे। एक देखा था नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा उसका रूप था सकारात्मक स्वतंत्रता। उस पर पुनः हम विस्तृत रूप में बात करेंगे कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वह क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिबंधों का अभाव, ये तो उसका अर्थ हो गया कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह क्षेत्र क्या होता है, उस क्षेत्र की पहचान कराता है। कौन सा क्षेत्र, नकारात्मक स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है उसमें उस क्षेत्र की पहचान होती है, पहचानने या बचाने का प्रयास करते हैं जो अनुउल्लंघनीय, अर्थात वहां पर कोई उल्लंघन नहीं होता है किसी क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का या किसी की पहचान की अनुउल्लंघनीयता, अर्थात यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी पर किसी नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत। और यह क्षेत्र जो होता है, कौन सा क्षेत्र, नकारात्मक स्वतंत्रता का जो क्षेत्र होता है वह बाहरी प्रतिबंधों से हमेशा क्या होता है, मुक्त होता है। अर्थात इस पर किसी बाहरी हस्तक्षेप का नहीं होना पाया जाता है। ये कहते हैं बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, इसी को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका बाहरी प्रतिबंध या हस्तक्षेप नहीं होता है। परंतु इसमें क्या क्या होना चाहिए, इस बात को लेकर वाद, इस बहुत सारे वाद विवाद हुए। किसको लेकर कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम किस को रखेंगे, इस बात को लेकर अभी भी वाद विवाद चल रहा है। और विवाद के विषय होने के कारण यह क्षेत्र, परंतु हम क्या देखेंगे कि यह क्षेत्र जितना अधिक बड़ा होगा, इसका क्षेत्र, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत या बड़ा होगा उतनी ही हमारी स्वतंत्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी हमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में कहा गया है। फिर बात अगर करें हम सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो यहाँ हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के
विकसित होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आता है कि इसमें स्वयं की अभिव्यक्ति, किसकी अभिव्यक्ति, स्वयं की अभिव्यक्ति करने की या अवसरों के विस्तार के रूप में हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता को, कि व्यक्ति स्वयं के विकास की अवस्थाएं देखे तो सबके लिए सबसे पहले उसको स्वयं की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्वयं की अभिव्यक्ति करने के या अवसरों के विस्तार के रूप में हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने के तर्क के रूप में। कौन से तर्क के रूप में? कुछ करने के तर्क के रूप में व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए उसमें किसी भी प्रकार के अवरोध नहीं हो या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध हो, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर हम देखें तो सबसे पहली बात हमको देखने को मिलेगी कि व्यक्ति की जो क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं होती है, वे क्षमताएं जो होती है उसका विकास करें, तो विकास करने के लिए उसको भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी स्थितियों का सकारात्मक लाभ मिले। कैसे हो? व्यक्ति के सकारात्मक क्षमता के अंतर्गत उसका विकास कैसे हो? तो उसको जब तक भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां हैं उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम उसकी सकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसमें जो उसकी अभिव्यक्ति के साथ साथ उसका व्यक्तित्व के विकास की जो बात करते हैं तो यह नहीं मिल पाएगी, इसलिए आवश्यक है कि उसको ये सारी दशाएं का लाभ मिले। दूसरा हम देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकता है, जहाँ समाज के व्यक्ति अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? अतः हमें समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर पाए। समझ गए बात को कि व्यक्ति समाज में ही अपना पूर्ण रूप से विकास करता है तो समाज के बिना वो विकास नहीं कर पाता है, तो हमें उस समाज को ऐसा बना देना है जहां पर सामाजिक रूप से इतनी व्यवस्था है उनकी व्यक्तित्व का विकास आसानी से हो पाए। तीसरा हम देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि जो व्यक्ति होता है वह केवल नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही स्थितियों में सकारात्मक को क्या करता है, ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ होता है। परंतु हम देखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता दोनों साथ साथ चलती है और दोनों एक दूसरे का समर्थन करती है। परंतु हम देखते हैं कि सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसे निरंकुश शासक जो होते हैं वह उसके तर्कों को अपनाकर उसे न्यायोचित बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता को अधिक महत्व मिला हुआ। अब आगे हम बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हमारे सामने स्वतंत्रता के अंतर्गत ही अलग से एक बिंदु आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं, अर्थात हमें क्या कहने की, अपना अभिव्यक्त, अपना बोलने की, भाषण देने की क्या है स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को कौन स्वतंत्रता कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहीं पर भी अपन किसी भी बात, गलत बात का क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अभिव्यक्ति